आज क्या अपने को पढ़ना है बताओ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, राइट? अब हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, उसका वीडियो अपलोड हो गया, आपको देखना हो तो एन फैक्टर भी देख सकते हो अपलोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मतलब क्या, इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं? आपको पीरियोडिक टेबल है ना पीछे, तो उसमें आप देखो एलिमेंट्स हैं कि कंपाउंड्स होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की स्टडी है, राइट? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की स्टडी। सो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। अब उनको क्लासिफाई किया गया ग्रुप्स में और पीरियड्स में बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी। अगर एक ही सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो एक ही ग्रुप में डाला गया, समझ रहे हो? तो कभी कभार हॉरिजॉन्टल रोज में भी प्रॉपर्टी के हिसाब से डाला गया, ठीक है, बट जनरली ग्रुप्स वाइज। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, जो आएगा आता है पेपर में, आपके स्कूल एग्जाम में हो चाहे कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल। तो एस ब्लॉक आपको पता है, एस ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? NS1 2, मतलब 1 से 2 तक दो एलिमेंट। देखो यहां देखो, जैसे सोडियम लिखा, सोडियम आप कैसे लिखते हो? 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते हो। ये देखो, ये क्या है? ऐसे ही तो दिख रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3, n की वैल्यू वहां पे क्या है? 3। n मतलब मैक्सिमम जो पीरियड है, n मतलब यहाँ पे पीरियड, जिस पीरियड में है सोडियम, थर्ड पीरियड में है ना, तो n यहाँ पीरियड हो गया। और s क्या हो गया? s पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 या 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता था 1 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं लिखा फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो ये कैसा दिख रहा है? NH2 NP 1 to 6 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता था। ये देखो 1s2 2s2 2p5 हो गया कि नहीं? ऐसे ही तो दिख रहा है। फ्लोरीन कौन से पीरियड में था? सेकंड, तो n की वैल्यू 2। ये आउटर मोस्ट को हम ले रहे हैं, जो वैलेंस शेल है ना, उन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, समझ रहे हो? स्कैंडियम देख लो, डी ब्लॉक। स्कैंडियम क्या होता है? 1s2 2s2 डॉट 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 3d 1 4s2, ये होता है ना। ये देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 आ गया ये, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और d यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4 - 1, तो यहाँ पे क्या हो? 3, इसलिए 3d 1 तो अलाउड है ना, 1 से 10 के बीच में, तो 1 अलाउड है। तो यहाँ जो 1 और ये 10 और ये जो रेंज है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है इस रेंज के अंदर, ठीक है ना। सो इस तरह से हमें ये इन्होंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया। तो ये आपके स्कूल एग्जाम या कंपटीशन में पहली चीज जो आपको रटी होनी चाहिए, रट लो इसको, रटो इसको, मैं बोलूंगा क्या? रटो सारे पीरियड्स, सॉरी सारे एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये आपको रटा होना चाहिए, तो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, सो ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखा था। तो n को क्या बोलते हैं बताओ? n यहाँ पे क्या है? पीरियड है, या अल्टीमेट शेल क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। n-1 को क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, एक कम जो होता है, एक कम, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। n-2 होता तो क्या बोलेंगे? प्री पेनल्टीमेट। प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट भी बोलते हैं कुछ लोग, एंटी पेनल्टीमेट शेल है। अबे क्या बोला? एंटी एंटी नहीं है वो, एंटी एंटी हो, एंटी पेनल्टी, ठीक है।
बैठा दे। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर वैलेंस मतलब जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट लेना है आपको। अब हम आते हैं भाई पीरियोडिक टेबल को। अगर ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले चीज तुमको पीरियोडिक टेबल रटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये नहीं तुम 1900 1800 1700 की पीरियोडिक टेबल रट के बैठे हो है। दो पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए इस चैप्टर में, मेंडलीव की एक और एक बोर की। बोर मतलब मॉडर्न जो हम करते हैं, जो मॉडर्न वाली वो नील बोर ने दी थी। और ये जो कौन है मेंडलीव वाली भी एक है पीरियोडिक, वो भी रटी होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार। ये दो पीरियोडिक टेबल में बोलूंगा रट लो, नहीं तो एटलीस्ट मॉडर्न तो रटनी ही पड़ेगी, उसमें तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे बेस्ड। ठीक है, तो देखो अभी क्लासिफिकेशन के लिए कई सालों से जंग चल रही थी, बहुत सालों से। तो बहुत से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या हुआ क्लासिफाई करने की कोशिश की। क्यों? जैसे क्लास में बच्चे आते हैं तो क्या हम कहीं भी बोलते हैं एक के ऊपर एक बैठ जाओ सब? नहीं ना, हम क्या करते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, बोलते हैं भाई ये चलो इनको ये हाइट में छोटे इनको आगे बैठा दो, बड़े हाइट वाले पीछे बैठ जाओ और बड़े वाले एकदम एकदम समझ लो। तो हम क्लासिफाई करके बैठाते हैं ना सबको। तो क्लासिफिकेशन जरूरी है कि नहीं? यानी कि हाँ जरूरी है। तो इसलिए एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी स्टडी करके जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको एक जगह क्लासिफाई कर दिया गया ना, ग्रुप्स वाइज या पीरियड वाइज। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो कौन कौन सी हिस्ट्री क्या है इसके पीछे? बहुत से लोग आए। ठीक है, टेल्यूरिक हेलिक्स आया है, टेल्यूरिक हेलिक्स। ठीक है, फिर क्या आया? ट्रायड्स आए, और भी बहुत से लोग आए बीच में। ट्रायड्स आए है ना, डॉवर्नियर ट्रायड्स। फिर ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव आया है ना, फिर मेंडलीव आया, और कौन आया? फिर मोजले आया है ना, मोजले पीरियोडिक लॉ। और उसके बाद फिर आया नील बोर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि नहीं। ये हमारी और भी बीच में आए होंगे, तो मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। अब अपने को सिर्फ वो पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में या जो हमारे जिन पे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। तो डॉवर्नियर ट्रायड्स पहला पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले कौन आया? उससे पहले बहुत लोग आए थे, पर हमारे सिलेबस में सबसे पहले आएगा डॉवर्नियर ट्रायड्स, डॉवर्नियर्स ट्रायड। स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना। ये आया भाई साहब, ये हमारे कब आए? 1829 में आ गए। ठीक है, अपने को रोजगार देने नहीं। सो एलिमेंट्स अरेंज्ड लिखेंगे क्या? एलिमेंट्स अरेंज्ड। देखो थ्योरी है, रट्टा है ये, और मैं समझा देता हूं। एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स। मतलब ही अरेंज्ड, ही एलिमेंट नहीं, ही अरेंज्ड। अभी कहां पे गया? हाँ, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड क्या? ट्रायड्स। ठीक है, ट्रायड, तीन का सेट। इन सच अ वे कि भाई तीन हो तो मजा आएगा, 4 है तो गेम बिगड़ जाएगा। क्यों भाई? अरे पढ़ाई में 3 लोग हो तो मजा आती है ना, 2 हो तो मजा नहीं आता, बोर हो जाता। क्यों भाई? मजा कब आती है पढ़ाई में? जब 3 हो। पढ़ाई के बारे में बात हो रही है क्या? ये देखो, एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड। हु अरेंज्ड? डॉवर्नियर। इन सच अ वे दैट द मिडिल एलिमेंट, मान लो x y z है, तो जो मिडिल एलिमेंट है y, ये 3 का सेट बना। जो मिडिल एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ x प्लस एटॉमिक मास ऑफ z अपॉन 2, मतलब एवरेज हो गया ना ये। तो y का मास कैसे निकाला? इन दोनों का एवरेज ले लिया। समझ में आया? बस यही किया। तो कितने इसने सेट इस तरह से निकाले? 3 ट्रायड्स बनाए, 3 टाइप के सेट निकाले। एक ट्रायड 1 बोला उसने। ट्रायड 1 में किसको डाला? कैल्शियम को, स्ट्रोंशियम को, बेरियम को। ठीक है, इसका कितना है? 40, 88, 137। तो देखो ऐड करो, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। ये नहीं बोला एकदम बीच वाले का एकदम सेम आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 करो, इसके आसपास आना चाहिए, है ना। ट्रायड 1, इसने ये बोला कि भाई ये 3 एलिमेंट्स यानी कि क्या है, इनको एक सेट पे उसने क्लासिफाई कर दिया, बोला एक साथ रहो, है ना।
देखो उसके टाइम पे इसको थोड़ी सी डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि डोबरिनर्स के टाइम पे एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर्ड थे। आज 118 है मान लो, तो उसके टाइम पे 50 भी नहीं थे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बहुत ही कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। 50 में ज्यादा ही बोल रहा हूं, मतलब 50 बहुत हो गया, 20-30 पकड़ लो। ट्राई, ठीक है, ये ट्राइड 1, ट्राइड 2, ट्राइड 2 में भाई ने डाला हमारे, क्या डाला भाई ने, बोलो 35.5, 80 और 127 है ना। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाला ट्राइड 2 में, ठीक है। तो ये सब रट्टा मार तुमको करना है, हमें तो करना नहीं है, तुम्ही को रटना है। तो ट्राइड बता दिए, ट्राइड रट के जाना है कौन से किस ट्राइड में आते हैं। और ट्राइड 3 में भाई ने क्या डाला आपने, बोलो क्या डाला भाई ने, LiNaRK, ठीक है। अब देखो ये 72339, तो ये 3 ट्राइड्स बनाए उसने, ठीक है। किसने, डोबरिनर, ठीक है। तो ये नोट कर लो जरा। तो इसकी मैं लिमिटेशन, ड्रॉबैक क्या हुआ, क्यों ये थ्योरी, सॉरी ये क्लासिफिकेशन क्यों उतना अच्छा नहीं माना गया तरीका, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स। तो हम क्या लिखेंगे, ही कुड नॉट अरेंज all the elements known, all the elements known at that time, बताया ना उसके टाइम पे ऑलरेडी बहुत ही कम एलिमेंट नोन थे, तो he could not arrange them into triads, समझ रहे हो मेरी बात, क्यों भाई, भाई मिल ही नहीं रहा होगा, वो ढूंढ रहा होगा भैया कोई तो मिल जाओ, और उसको एलिमेंट ही नहीं उस समय ढूंढने का, तो मिल ही नहीं रहते ज्यादा। जो ट्राइड फॉर्म करने, ट्राइड मतलब एवरेज, बीच वाले का मास क्या हो जाए, एवरेज हो या बाकी दोनों का आए ना। तो ऐसी बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए बेचारे ने इसकी ट्राइड की थ्योरी फेल हो गई या उतनी यूजफुल नहीं रही क्लासिफिकेशन। अभी लेकिन एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी भाई, देखो हेलोजेंस हैं, आज भी हम लोग हेलोजन को एक में पकड़ते हैं। यहाँ पे देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 1 है, ये भी एक 3 के नीचे आज भी आते हैं, और ये भी एक दूसरे के हाँ नीचे आते हैं, सही है ना भाई। पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 में आता है ये भी, तो इस तरह से 3, 4, 5 में आता है। तो इस टाइप से इन्होंने, इसने सही काम करने की कोशिश की, बट बेचारे को और एलिमेंट्स नहीं मिले ना, तो क्लब इन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये जो है डोबरिनर भाई ने हमारे स्टार्ट किया, इनिशिएट किया कुछ, है ना। अब जब इनिशिएट हो जाती है कोई चीज, तो क्या होता है, आगे वाला भी उसको बढ़ाता है। तो कौन आया फिर, उसने बोला नहीं नहीं, डोबरिनर ने ट्राइड बोला, है ना, और नेचर के साथ, नेचर लॉ के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए हर चीज, है कि नहीं। तो न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने बोला भाई म्यूजिक कितने नोट्स हैं नेचर में, 7, तो उसने बोला एलिमेंट्स भी क्या होंगे, उसी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने नोट्स हैं, सारे गामा, मतलब जो मेजर स्केल के, मेजर स्केल के क्या क्या नोट्स हैं, सी मेजर स्केल के क्या नोट्स है, सी डी ई एफ जी ए बी, और सी फिर से आ जाता है, रिपीट होता है कि नहीं, यानी कि 8th नोट रिपीट होता है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो 8th नोट जो है मेजर स्केल में रिपीट हो गया, तो इसने बोला भाई पूरी जो एलिमेंट्स है उस तरह से क्लासिफाई कर देंगे कि एवरी 8th एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। तो कौन आया वो, न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। करते हैं अभी, ऑक्टेव मतलब क्या हुआ, 12 नोट्स का कलेक्शन। ऑक्टेव डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। 8 इसने ऑक्ट मतलब क्या हुआ, 8, तो ऑक्टेव ऐसे सोच सकते हो, समझ रहे हो। बिफोर द नेक्स्ट हायर, क्या बोल सकते हो, जैसे ये देखो एक म्यूजिक नोट है सी, सी से बी तक गए, फिर क्या आता है सी, तो यहां से यहां एक ऑक्टेव हो गया, है ना। फिर सेकंड ऑक्टेव क्या हुआ, सी से बी, फिर से सा ना रिपीट होता है ना भाई, सारे गामा पधन नी, फिर सा आ गया, ये सा है, ये भी तो सा था, ये रिपीट हो गया ना, ये लोअर सा है, ये हायर सा है, समझ रहे हो।
लोअर सी और हायर सी है कि नहीं? तो इसको हम बोल सकते हैं एक ऑक्टेव यहां तक क्या हो गया? एक ऑक्टेव, ठीक है। इस सी से इस सी, समझ में आया? इस सी से इस सी क्या हुआ? फर्स्ट ऑक्टेव। फिर सेकंड ऑक्टेव क्या हुआ? इस सी से नेक्स्ट सी तक क्या हो गया? सेकंड ऑक्टेव। समझ रहे हो? सी टू सी ऑक्टेव ये हुआ। क्लियर हुआ? तो हमको लगता है इसको म्यूजिक थ्योरी आती होगी, इसलिए इन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है ना, क्योंकि ये म्यूजिशियन हो सकता है, राव क्या पता। हिस्ट्री में पढ़ना इन लोग की, ठीक है। तो सेकंड आई हमारी कौन? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ये किस ईयर में आई? 1865 में। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ईयर कुछ भी डालो, 1860 के आसपास आई, मतलब ना 65। इसने क्या किया? When elements were arranged in increasing order of the atomic mass of the, देखो अभी तक उनको एटॉमिक नंबर पता ही नहीं था, क्यों? वो जाने कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कहाँ हुई होगी, समझ रहे हो? Every eighth element has properties similar to क्या? The first one। तो ये इसने कहा, ठीक है। ये न्यूलैंड ने कहा था कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसके टाइम पे डाला गया ना, उसके टाइम पे जो नोन थे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला गया, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो कर रहे थे। बट ये फॉलो कहां तक हो रहा था? सिर्फ कैल्शियम तक। कहां तक? कैल्शियम के आगे हो ही नहीं रहा था। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ये देखो LiBe, उसके टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, याद रखना। उसके टाइम पे नोबल गैसेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, इसलिए देखो यहाँ नियॉन नहीं आया, समझ रहे हो? ये देखो, तो ये देखो, ये हमारे क्या हो गया? लिथियम सोडियम पोटेशियम के सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके हिसाब से ना। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये एट्थ एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम। वैसे इसकी इसके साथ सेम होनी चाहिए, इसकी इसके साथ होनी चाहिए, है ना? हाँ, होती भी है, हमें पता है कि हाँ काफी कुछ मैच भी करता है ना, आज के जमाने में पता भी है। तो सही है, कहीं ना कहीं सही था ना। बट बहुत जगह उसने इसको हम एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं मान सकते या अरेंजमेंट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उसके टाइम में लिमिटेशन थी ना, एलिमेंट्स ही नहीं पता थे ज्यादा, तो अरेंज करना भी चाहे तो क्या करे। तो इस लॉ के कुछ डीमेरिट्स थे। क्या डीमेरिट्स थे, क्या लिमिटेशंस थे इस लॉ के? मतलब लॉ, हाँ, ये जो भी हमारी क्लासिफिकेशन, हाँ, इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। पहला लिख लो, ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था, ये लॉ। एंड इट फेल्ड, दिस लॉ फेल्ड फॉर एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मास। एलिमेंट्स हैविंग हायर क्या? एटॉमिक मास। अरे इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 40। तो 40 के ऊपर जा रहे थे तो ये फेल कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि उसके टाइम में नोन एलिमेंट्स नहीं होंगे उतने। भाई स्कैंडियम हो सकता है, इसको पता ही ना हो आगे स्कैंडियम है, अब हमने वो नहीं मालूम क्या रहा होगा, पर यही सब कुछ रहा होगा। तो देख रहा होगा स्कैंडियम के बाद वो उसको हो सकता है क्रोमियम पता हो, तो क्रोमियम लगा रहा होगा, पता ही मैच ही नहीं कर रही है प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ। और बाद में क्या हुआ? व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, मैंने बताया उसके जमाने में नोबल गैसेस भी डिस्कवर्ड नहीं थे। सो व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड एट अ लेटर स्टेज, तो उसने सिर पटक लिया, बोला भाई हमारी थ्योरी तो पक्का गलत हो गई। सो देयर इंक्लूजन मतलब उनको इंक्लूड करना, देयर इंक्लूजन
इन द टेबल, जब उसने ट्राई किया, नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुए तो लोगों ने जब ट्राई किया इसकी टेबल में भरने के लिए, तो उससे पूरा लॉ ऑफ ऑक्टेन बिगड़ जा रहा था, बिगड़ जाएगा ना, तो डिस्टर्ब द एंटायर अरेंजमेंट, डिस्टर्ब द एंटायर अरेंजमेंट। तो ये एक उसका प्रॉब्लम था। तो पता भी चल गया अगर नोबल गैसेस डालना भी इसमें, तो हम डालते समय क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है अरेंजमेंट। तो ये 3 ड्रॉबैक थे किसके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। क्यों भाई, मजा आ रही है? म्यूजिक सिखाए है? म्यूजिक सीखोगे? म्यूजिक क्या करोगे सीख के? क्रोमैटिक स्केल पता है क्या होती है? क्रोमैटिक स्केल नहीं पता? जिसमें सारे नोट्स आ जाए एक ऑक्टेव के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक स्केल, है ना? मेजर स्केल क्या होती है भाई? सारे गामा जो बजाते हो, गाते हो, कॉमन क्या हो, क्या है, सी मेजर स्केल या डी मेजर स्केल या सी शार्प मेजर स्केल, अलग अलग मेजर स्केल होती है। माइनर स्केल एक नोट को पीछे कर देते हो, थर्ड वाली को है, और उधर से सेवेंथ वाली को शायद देख लेना वो बना है, ठीक है? न्यूलैंड हो गया कि नहीं? क्यों भाई, वो क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है भाई तू? क्यों भाई न्यूलैंड? न्यूलैंड क्या है? डोबरडीनर तुम्हारा नाम आज से डोबरडीनर, तुम्हारा नाम आज से न्यूलैंड, और तुम्हारा नाम हम रख देते हैं टेलुरिक हेलिक्स, हेलिक्स। हाँ क्यों भाई, और कोई नाम? सिलेंडर बनना है, किसका नाम सिलेंडर? ठीक, मजा आ गई, मजा। अब आगे देखो, मेंडेलीव, क्या नाम है? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, है ना? कैसे प्रोनाउंस करोगे? देखो प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मेंडेलीव है या मेंडेलीव है या जो भी है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा दिक्कत है इन लोग का, बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं। हाँ, कम मत समझना है, इन्होंने बहुत आके केमिस्ट्री का हुलिया ही बदल दिया। जो आज पढ़ रहे हो सब इन्हीं लोग की वजह से पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ते तो कुछ और होता है इसकी जगह, फिर कुछ कर नहीं पाते तुम। तो ये भाई मेंडेलीव भाई आया और उन्होंने बोला क्या कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पे। किस पे? मतलब हम जो अरेंजमेंट अब करेंगे, जो इसने अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की, वो किसके बेसिस पे की? एटॉमिक मास के बेसिस पे। और इसने इस तरह से प्लेसमेंट की कि उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर ट्राई किया इसने रखने के लिए, बट ऑब्वियसली फेल कर गया होगा, ठीक है, बट कोशिश की। तो उसने क्या किया? एटॉमिक मासेस में, और इसी को इसने पीरियोडिक टेबल बोला, ही कॉल्ड इट क्या? इसने बोला मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बोलेंगे इसको, नाम दे दिया। क्या हो गया? हाँ, इसने बोला भाई इसमें 8 वर्टिकल कॉलम है और इनको ग्रुप्स बोला, ग्रुप्स, है ना, और इनको 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 और 6 हॉरिजॉन्टल रोज। कुछ लोग 7, देखो
7 और 6 हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे थे और इनको क्या बोला गया, पीरियड, और इनको सीरीज भी बोला गया। इसने उस समय इसको पीरियड्स को क्या बोला, सीरीज। इनको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना भाई। And elements with similar characteristics were present in vertical columns. Elements with similar characteristics were present in क्या, similar column. तो ये हो गई हमारी क्या, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहां 6 + 1 7 हॉरिजॉन्टल रोज है ना, कुछ में 6 लिखा रहता है, कुछ में 7। तुम 7 लिख लेना, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस बुक वाले ने कितने एलिमेंट इंक्लूड किए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इसमें कुछ इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ले, इसकी क्या खासियत थी, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 भी या 2 शायद मेंडलीव पे ही बेस्ड है एनसीईआरटी, तो वो आपको करना होगा। अभी करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। लिख लो इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंस, इसकी खासियत क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, इससे क्या क्या कुछ फायदे पहुंचे केमिस्ट्री में, है ना। तो देखते हैं, दिस मेड द स्टडी, तो सिस्टमैटिक बना दिया है ना, इसकी स्टडी को क्या बना दिया, ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, है ना, वो सिस्टमैटिक हो गई ना स्टडी, और उससे दूसरी प्रॉपर्टीज, दूसरे एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते थे, हाँ या ना। So properties of other elements in a same group can be predicted तो ये आसान हो गया प्रिडिक्ट करना दूसरे, जो कि जैसे x और y z है, तो ये सेम ग्रुप में, तो अगर x की प्रॉपर्टी पता है तो y और z की प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करना अब आसान हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का फायदा पहुंचा। दूसरा, इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ अदर एलिमेंट्स, हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ क्या, अदर एलिमेंट्स, है ना, बिकॉज हमें पता चल गया उनकी जगह खाली छोड़ दें अगर, तो पता चल गया क्या कि वहां कुछ तो आना चाहिए, ठीक है ना, और उसकी प्रॉपर्टी उसकी जरा मैच होनी चाहिए प्रीवियस जो ग्रुप मेंबर है। और मेंडलीव करेक्टेड दी एटॉमिक मासेस, और उसने एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड पोजीशन, है ना, विद हेल्प ऑफ क्या, एक्सपेक्टेड पोजीशंस एंड प्रॉपर्टीज, एक्सपेक्टेड पोजीशंस एंड क्या प्रॉपर्टीज, क्या हो गया भाई, अगर मुझे प्रॉपर्टीज पता चल गई एक्स वाई जेड की, है ना, सेम है, और मान लो यार डब्ल्यू ए बी है, तो हमें पता चल गया भाई इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से सेम है और इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से सेम है। अगर अपने को ये पता चल गया तो हम क्या बता सकते हैं कि भाई इसका मास जो आना चाहिए, क्योंकि अरेंज किया ना इसने हॉरिजॉन्टली प्रॉपर्टी, तो इसका जो मास है वो भी कितना आना चाहिए उसका भी आइडिया लग जाएगा, और इसका मास फिर इससे ही थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं यहाँ 100 है तो यहाँ 200 डाल दो, ऐसा तो नहीं हुआ। तो उससे उसने आराम से कंपाइल करना इजी हो गया, समझ रहे हो, अरेंज करना। तो ये तीन चीजें, और उसने क्या किया, he left gap अंडर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे उसने क्या किया, गैप छोड़ दिया। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे उसने क्या किया, गैप छोड़ दिया, याद रखना, he left gap अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। और क्योंकि उसके टाइम पे वो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उसने बोला यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, एका एल्यूमिनियम, क्या बुलाएंगे, एका एल्यूमिनियम। और यहाँ जो सिलिकॉन में जो एलिमेंट आएगा इसके नीचे, इसको बोलेंगे एका सिलिकॉन। और एका एल्यूमिनियम को बाद में क्या बोला गया, गैलियम।
और बाद में एका सिलिका जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसको क्या बोला गया? तो ये देखो, ये इसने हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ अदर एलिमेंट्स भी किया, है ना, प्रेडिक्ट करके रख दिया और फ्यूचर में लोगों ने ढूंढ लिया उसे, है ना। तो ये फायदा हो गया अपना गैलियम जर्मेनियम के बारे में भी जान के, नोट कर लो। पूछते हैं कि एक एल्यूमिनियम क्या होता है, तो गैलियम, और एक से लेकर जर्मेनियम, नोट कर लो। अच्छा हो जाएगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, मेंडलीव हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी थोड़ा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, बोलो पहले देख लो क्या था ये। आप बुक में आपके एनसीईआरटी वगैरह में आपके या जिस भी बुक में आप फॉलो करते हो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गूगल कर लेना, ठीक है। इसकी टेबल के हिसाब से देखो, हाइड्रोजन बना दो क्या, बना दिया जाए, चलो। देखते हैं हाइड्रोजन के नीचे क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और पोटेशियम के साथ ही इसने कॉपर डाल दिया, रुबिडियम के साथ सिल्वर डाल दिया, है ना, और क्या क्या सीरियम के साथ गोल्ड डाल दिया, यहाँ पे नहीं है। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड वाले, थर्ड वाले, है ना, क्या भाई, इसका क्या नाम है, बेरिलियम, इसका मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक एक टाइप साथ डाल दिया, स्ट्रोंशियम और कैडमियम एक साथ डाल दिया। ये रटना है आपको, मतलब चाहो तो याद करो, नहीं तो एटलीस्ट इस पे क्वेश्चन लगा लेना तुम। ये देखो यहाँ पे जगह छोड़ी ना एल्यूमिनियम के नीचे, और उसने बोल दिया यहाँ एक एल्यूमिनियम आएगा। ये एक्चुअल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, जैसा उसने अपने टाइम में बनाया था। यहाँ देखो एका सिलिकॉन लिख दिया कि नहीं, ये रट्टा मारना तुमको। ये देखो नेक्स्ट, एन बी बी ए एस, एन बी एस बी, टी ए बी आई, फिर अपना नेक्स्ट ओ एस सी आर, ओ एस सी आर एस ई, एम ओ टी ई डब्ल्यू यू। यहाँ देखो पीरियड कौन कौन से है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो है 7th लास्ट में। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर MnBr एक साथ, फिर आयोडीन यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो है इसने इधर FeCO(Ni), इसको 8th पीरियड बोला। ये देखो यहाँ पे 5 6 7 और 8 में ये एक साथ क्लब इन कर दिए इसने, RU RH PD OS IR PT। देखो आज भी ये वैलिड है, एक्चुअल पीरियड टेबल में आज भी यही ऑर्डर में ये तीनों हॉरिजॉन्टली है,
तो ये फायदा हुआ। Fe के बाद कोबाल्ट निकल आज भी आता है, रुथेनियम, इरोडियम और पैलेडियम में आज भी एक साथ आते हैं ना, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम आज भी बगल बगल आते हैं, ये सही है। तो ये उसकी पीरियोडिक टेबल थी, तो काफी अच्छी उसने अटेम्प्ट किया उसके टाइम के नॉन एलिमेंट्स को लेके, बट गड़बड़ कुछ हो गई। देखो यहाँ एका एल्यूमिनियम के लिए जगह छोड़ दी यहाँ, और यहाँ पे एका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये हाँ हाँ उसने डाल दिया ना, वही तो बोल रहा हूँ भाई। अरे वो इसका है नॉन पीरियोडिक नहीं है वो तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंस तुम समझ गए, और यहाँ हमने मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल बना दी। अब हम चलते हैं क्या ड्रॉबैक्स के ऊपर। फोटो निकाल लो, फोटो काट दो। ठीक है, तो डिफेक्ट्स देखने जा रहे हो, क्या देखने आ रहे हैं? डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव्स क्या पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम थी, डीमेरिट या लिमिटेशन क्या था, है ना? क्यों भाई, लिमिटेशन क्या थे, है ना? ड्रॉबैक्स क्या थे इसके थ्योरी के या इस लॉ के? तो इसने हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो सही नहीं, दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्टली डिफाइंड, कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। हाइड्रोजन लिथियम के ऊपर आ जाएंगे, सही नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच करती है हाइड्रोजन की, और एल्कली मेटल से मैच करती है कि नहीं? तो इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि इट मैचेस विद व्हाट, एल्कली मेटल आल्सो, एंड क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन के एल्कली मेटल एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों ग्रुप के एलिमेंट से मिलती है, तो फिर इसके पोजीशन को वहां पे डालना सिर्फ सही नहीं है ना, कंट्रोवर्शियल हो गया। दूसरा प्रॉब्लम आई अनॉमलस पेयर्स की, अनॉमलस पेयर्स। तो इन सम केसेस द एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मास प्रीसीड्स द एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मास, है ना? कुछ कुछ केसेस में अरे हायर एटॉमिक मास वाला पहले लिख दिया गया है, समझ रहे हो? जैसे टी और आयोडीन, इसमें हायर एटॉमिक मास वाला पहले लिख दिया गया है टी, समझ रहे हो? तो ऐसे एनॉमलस पेयर्स हैं, कौन कौन से? तीन याद रखना, तीन एनॉमलस पेयर्स हैं, आर्गन, पोटेशियम। बाद में जब आर्गन डाला गया तो वहां पे प्लेस करते समय दिक्कत आ रही थी, और क्या टी और आई, है ना? और कोबाल्ट और निकल, इनमें बोला गया एनॉमलस पेयर्स है, ठीक है। तो आपको एक बार इसको वेरीफाई कर लेना ये एनॉमलस पेयर्स है कि नहीं, ठीक है। इसमें मतलब क्या हुआ, जो हायर मास वाला था वो प्रीसीड कर गया ना, तो ये एनॉमलस पेयर की प्रॉब्लम आ रही थी कुछ जगहों पे, द पोजीशन वर नॉट जस्टिफाइड, है ना, पोजीशंस वर नॉट जस्टिफाइड। तो आपको रट लेना है एनॉमलस पेयर्स क्या क्या है। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अब आइसोटोप की पोजीशन भी फिर डालनी पड़ती है इसको। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका ए क्या होता है, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, और जेड वैल्यू क्या होता है, सेम। बट इसने किस तरह से अरेंज किया था, एटॉमिक मास ए के हिसाब से किया था ना। तो अगर एक ही एलिमेंट के तीन डिफरेंट आइसोटोप है अलग अलग, तो सबका एटॉमिक मास अलग, तो उनको फिर इसको अरेंज करना पड़ता है अलग अलग उसमें, समझ लो? तो ये प्रॉब्लम है। तो वही चीज है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्या है, they according to Mendeleev these should have been placed at different places based on atomic mass and this is not justified। तो ये भी क्या बने, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट जस्टिफाइड, है ना? समझ रहे हो? अरे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, तो तीनों को अलग अलग में थोड़ा रखोगे, समझ रहे हो? अलग अलग ग्रुप्स में थोड़ा डाल सकते हो तुम, है तो हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो इसके लॉ के हिसाब से, क्योंकि इसने एटॉमिक मास को वैल्यू दी, इज्जत दी, तो एटॉमिक मास के ऑर्डर में करोगे तब तो फंस जाओगे। तो ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप नॉट जस्टिफाइड।
इसने ये नहीं बताया why elements in same group have similar properties, है ना, have similar properties। इस क्वेश्चन का आंसर इस थ्योरी से नहीं मिल रहा है, इसके लॉ से नहीं मिल रहा है, इस पीरियोडिक लॉ से ये नहीं बता पा रहे कि जो ग्रुप में मान लो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम तो है, ये तो पता है, बट क्यों सेम है, समझ रहे हो, ये नहीं बता रहा है। तो ठीक है, उतना तो डिस्काउंट दे सकते हो उसको। Lanthanoid and actinoid were placed in two separate rows at the bottom of the periodic table without assigning any reason। देखो lanthanoids और actinoids को उसने अलग से इसने जगह दी, बट इसको जस्टिफाई नहीं किया। lanthanide and actinoids की, lanthanoids and actinoids जो आजकल F block elements बोलते हो ना, उनकी पोजीशन अगेन नॉट जस्टिफाइड, या जस्टिफाइड है तो नो रीजन फॉर पोजीशन, नो प्रॉपर justification for position of lanthanide and actinide at the bottom of the periodic table। समझ रहे हो, क्लियर? अबे हाँ यार, हाँ सर। ये सारे ड्रॉबैक्स थे, और भी हो सकते हैं, आप ढूंढ लेना, पर ये मेजर है। और कभी कभार ये भी हो रहा था कि इन सेम सबग्रुप्स two elements with different properties were placed, two elements with different properties, है ना, different properties were placed। क्लियर हुआ? अरे एक ही ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप्स है ना, देखो कहीं कहीं, ये देखो जैसे यहाँ पे, अब कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? नहीं ना, कैल्शियम अलग, जिंक नहीं, और तो इनको एक ही में डाल दिया सब ग्रुप में, है ना, क्लियर? वेनेडियम आर्सेनिक की प्रॉपर्टी अलग होती है, फिर भी एक में डाला हुआ है। वेनेडियम क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, आर्सेनिक क्या होता है? पी ब्लॉक, तो ये दोनों मैच ही नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज में, काफी हद तक डिफरेंस, तो फिर भी इनको एक आध सब ग्रुप्स में सेम जगह डाल दिया, तो ये भी अनजस्टिफाइड है ना, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया मेंडलीव का। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे। और कुछ केसेस में ऐसा हुआ क्या कि इन सम केसेस एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। समझ में आ रही बात? आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। भाई प्रॉपर्टीज सेम है तो सेम ग्रुप में डालना चाहिए ना, बट कुछ जगहों पे अलग अलग डाला होगा, ठीक? तो नोट करो, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल समझ में आया क्या? इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपके एग्जाम में। हाँ, इंपॉर्टेंट है मेंडलीव। पहला कौन था? डोबरिनर, फिर क्या है? न्यूलैंड, और फिर मेंडलीव, और अब कौन आएगा? मोजले, मोजले पता नहीं क्या बोलोगे? मोजले बोलोगे, मोजली बोलोगे? मोजली तो अलग होता है, मोजली खाने वाली चीज होती है। मोस्टली, म्यूसली, अच्छा, म्यूसली। और ये है मोजले, MOSELEY को कैसे प्रोनाउंस? MOSELEY, मोजले हो गया ना, मोजले। हाँ, मिटा दें ये टेबल, ठीक है, मिटा रहे हैं अब।
अब कौन आया बताओ? मोजले आया, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट इज द मोजलेस पीरियोडिक लॉ, है ना? 1913। बस ये आज के लिए इतना, उसके बाद आगे करेंगे, मतलब के आसपास ऑनवर्ड मोजले आया। इसने क्या बोला? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस, आर पीरियोडिक फंक्शंस। किसकी प्रॉपर्टीज? एलिमेंट्स की। The physical and chemical properties of elements यहाँ लिख लेना, of elements are periodic functions of their atomic numbers। तो अभी तक जितने साइंटिस्ट आ रहे थे सब एटॉमिक मास को इज्जत दे रहे थे ना। ये पहली बार हुआ जब किसको इज्जत दी गई? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, क्योंकि इसके टाइम पे इसने एक्सपेरिमेंट्स करके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स किए एक्सरे के साथ, तो उसने अरेंज कर लिया, ठीक है, स्पेक्ट्रा वगैरह स्टडी करके। कैसे? मोजले ऑब्जर्व, बात नहीं करो, irregularities in characteristic एक्सरे, इन कैरेक्टरिस्टिक, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे डिफ्रैक्शन, सो इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। सारे को एलिमेंट्स को पकड़ा और उसमें एक्सरे थ्रो किया है, और सबकी क्या ऑब्जर्व की? स्पेक्ट्रा, समझ रहे हो? और उसने फिर लाइन प्लॉट की, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। ये फिक्स फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड, समझ रहे हो? जो एक्सरे एमिट हो रही थी एलिमेंट्स पे से, है ना? क्यों भाई? एक्सरे एमिटेड, जब ब्लड भिड़ के जो निकल रही थी रे, वो क्या थी? उसकी फ्रीक्वेंसी ये ऐसे दे रहा है, तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ प्लॉट किया। समझ में आई बात? और ये कैसा आया? स्ट्रेट लाइन आया। क्या आया? और स्ट्रेट लाइन आया एंड नॉट अ, और जब इसका प्लॉट करने की कोशिश की फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर मास, तो इट वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो कौन सा बेटर हुआ हमारे लिए एनालिसिस करने के लिए? ये बेटर हुआ ना, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। इसलिए फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ क्योंकि स्ट्रेट नहीं आ रहा था, तो हम क्या किया? उसको इग्नोर कर दिया। हमने बोला जो स्ट्रेट आ रहा है मतलब क्या हुआ? अच्छा है साहब ने। हाँ, उसके स्ट्रेट आ रहा है मतलब क्या हुआ? उसको आराम से हम क्लासिफाई करना इजी हो गया ना स्ट्रेट को। क्यों भाई? है ना? समझ में आ रही बात? So therefore हम कह सकते हैं, इससे क्या पता चला? Z is more fundamental property of the element, right? Therefore he showed that Z is, मतलब atomic number is more fundamental property, है ना? More of a fundamental property of the element than atomic mass। समझ में आ रही बात? तो एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको कैरेक्टरिस्टिक दे रही, किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करना है तो एटॉमिक नंबर इज अ बेटर वे टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। Z is more of fundamental property than A for an element। इससे इसने ये प्रूव किया। और इसी को मोजले ने ये जो लॉ दिया इसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है? क्योंकि इसी को हमने मॉडर्न थ्योरी में इस्तेमाल किया और हमने अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाई इसको यूज करके, और नील बोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरी को यूज करके, है ना? नील बोर के समय तो उसके बाद ही से तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंबाइन किया, और हमने आज जो पढ़ते हैं इन्हीं फीचर्स को कंबाइन करके जो नया पीरियोडिक टेबल बनता है, ठीक है? नोट करो। नेटवर्क ही नहीं आता है। तो मोजले ने जो ये करा काम, उस पे इसने एक अपनी इक्वेशन दी। मोजले ने अपनी इक्वेशन दी इससे,
जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट की ना, तो कैसी इक्वेशन आएगी, लीनियर आएगी ना। तो इसने इक्वेशन दी मोजलेस इक्वेशन रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a into z minus b, है ना। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, समझ रहे हो। ये मोजलेस इक्वेशन है, ठीक है। वेयर a and b are called कांस्टेंट्स। a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। इनको शील्डिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो। a की वैल्यू होती है 3 टाइम्स ऑफ rc/4 और b की वैल्यू 1 होती है फॉर k सीरीज। r मतलब यहाँ पे क्या है, r into c, सॉरी r क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, पता है ना। r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो ये होती है, ठीक है भाई। k सीरीज l सीरीज अलग अलग सीरीज होती है ना, तो अभी हमने एग्जांपल दिया तुमको, ये एग्जांपल l सीरीज के लिए अलग है ना। और a और b की प्रॉपर्टी मेटल पर डिपेंड नहीं करती, ठीक। अरे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बताओ ये। ये देखो मैं इसको ऐसे कर दूं, az minus b ab लिख सकता हूं कि नहीं। हाँ निकल। तो y एक्सिस इक्वल टू mx प्लस c लिखता हूं कि नहीं। हाँ। तो x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, z, और y एक्सिस पे क्या आएगा, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, कंपेयर करके। तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे माइनस ab से लाइन स्टार्ट हो रही है ना, ऐसा जा रहा है ग्राफ। और इस ग्राफ का स्लोप क्या है, a। अरे ये देखो ना, स्लोप a है, और ग्राफ ये c कहां कट कर रहा है, माइनस ab पे, तो यहाँ माइनस ab पे कट कर रहा है। समझ में आ रही बात, तो लीनियर हो गया कि नहीं है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है मोजले इक्वेशन। नोट करो, ये लो मोबाइल, ठीक है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर मॉडर्न जो आज हम यूज करते हैं आजकल, वो वाला पीरियड टेबल अच्छे से करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर करके मैजिक नंबर और ये सब देख के कहाँ चले जाएंगे उसका प्रॉपर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे, और फिर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, है ना, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्साइड्स, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक।